हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बारे में बताया था, सिखाया था। आज कुछ और मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करना सीखेंगे। How can we separate a mixture of two miscible liquids? जो miscible liquids हैं उनको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। मिक्सचर एक तैयार है, उस मिक्सचर में दो miscible liquids मिले हुए। miscible liquids कहते हैं ऐसे लिक्विड्स जो आपस में खूब अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में, जो आपस में घुलते मिलते नहीं हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स में जो डेंसर लिक्विड होता है वो लोअर लेवल में हो जाता है, जो लाइटर लिक्विड है वो अपर लेवल में रह जाता है। और उसके फिल्ट्रेशन के लिए हमने सेपरेटिंग फनल का यूज किया था, उसी से हमने सेपरेट किया था। आज हम देख रहे हैं मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। फिर उनको कैसे सेपरेट करेंगे। उनको तो अगर सेपरेटिंग फनल से हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लेयरिंग तो हो नहीं रही है, ये थोरो मिक्सचर बन चुका है। इसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से हम लोग टू मिसिबल लिक्विड्स का जो मिक्सचर बना हुआ है उस मिक्सचर में से दोनों के दोनों लिक्विड्स को हम अलग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सेटअप कैसा होता है। हम एक स्टैंड लेते हैं, यह एक स्टैंड है, आप देख सकते हैं यह एक स्टैंड है। और इस स्टैंड के ऊपर यहाँ एक स्टोव रखा हुआ है, जो कि स्प्रिट लैंप हो सकता है, गैस स्टोव हो सकता है, या किसी भी और तरह का स्टोव हो सकता है। इसका काम है हीटिंग का। इसको बर्न करते, इसको जलाते हैं तो इससे हीट एनर्जी क्रिएट होती है जो हमको की रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम एक फ्लास्क लेते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। और डिस्टिलेशन फ्लास्क को होल्ड करने के लिए इसी गैस स्टोव के ऊपर होल्ड करने के लिए ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड में एक क्लैंप लगा होता है। इसी क्लैंप की मदद से इस फ्लास्क को टाइट कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। फिर ये क्लैंप इस फ्लास्क को इस स्टोव के ऊपर फिक्स रखता है। उसके बाद आप देख रहे हैं इस फ्लास्क में से एक पाइप निकल रही है और ये पाइप आगे तक बढ़ करके आती है। इसका जो ओपनिंग है, उस पाइप का जो ओपनिंग है जहाँ पर, उस ओपनिंग के ठीक नीचे हम एक बीकर ले लेते हैं, ताकि दूसरा लिक्विड आकर के इसी बीकर में कलेक्ट होगा और जो पहला लिक्विड है वो इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। फिर ये जो पाइप बाहर निकले थे, इस पाइप के ऊपर वाटर कंडेंसर फिट किया जाता है। ये वाटर कंडेंसर ऐसा होता है कि इधर से कोल्ड वाटर इसमें जाता है और इधर से हॉट वाटर बाहर निकलता है। इधर से कोल्ड वाटर जाता है और इधर से हॉट वाटर बाहर निकलता है। इस वाटर कंडेंसर को भी इस पाइप के साथ फिक्स रखने के लिए यहाँ पर क्लैंप का यूज किया जाता है, जो उसको पकड़ करके टाइट करके रखता है उस पाइप के ऊपर से। तो ये अब है कि हम इसको जो हीटिंग कर रहे हैं उस हीटिंग को मेजर करने के लिए कि उससे कितना टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है और वो टेम्परेचर किस काम का है, किस लेवल का, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, जो कि फ्लास्क में जो ये कॉर्क लगा हुआ है, ये कॉर्क एक तरह का ये ढक्कन है। तो ये जो कॉर्क लगा हुआ है, इसे कॉर्क में छेद करके, होल करके और एक थर्मोमीटर को टाइटली फिट किया जाता है।
तो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो नीचे की तरफ रह के टेम्परेचर को रीड करता है और बाकी हिस्सा ये कॉर्क के ऊपर रहता है। तो इस तरह से हमारा सेटअप होता है और ये जो मटेरियल्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स लगा, वो हमने देखा, और उन सभी ऑपरेटर्स को, जो भी ऑपरेटर्स हमको रिक्वायर्ड थे, उन ऑपरेटर्स को कैसे सेटअप किया गया है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है डिस्टिलेशन का। चलिए हम मिसिबल लिक्विड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, एसीटोन वाटर में खूब अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर हो गया वो मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो गया। हम इस फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में उसी मिक्सचर को लेंगे, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को ले लेंगे। बाकी पूरा का सेटअप ज्यों का त्यों तैयार रहेगा जैसे कि यहाँ पर सेट किया गया है। इसके बाद हम इस स्टोव को बर्न करेंगे, इस स्टोव को जलाएंगे और उससे हीट एनर्जी क्रिएट होगी। वो हीट एनर्जी इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को ट्रांसफ़र होगी। डिस्टिलेशन फ्लास्क उस हीट को ट्रांसफ़र करेगा, इस मिक्सचर को, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेगा और धीरे धीरे जो ये मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का वो हीटअप होने लगेगा। हम देख सकते हैं जैसे जैसे वो हीटअप होगा उसका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ थर्मोमीटर में हमको दिखाई देगा। तो जब हम इसको हीटअप करेंगे इस मिक्सचर को, तो एक स्टेज आएगा जब इसमें एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पहुँच जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट उससे बहुत कम होता है और इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को यहाँ पर लॉजिक रूप में लिया गया है कि दोनों के, यानी कि जो दो मिसिबल लिक्विड्स आपस में मिले हुए हैं मिक्सचर बनाने के लिए, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इससे क्या होगा, जब कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड इवापोरेट हो रहा होगा, वेपोराइज हो रहा होगा, इवापोरेट नहीं वेपोराइज, जब वो वेपोराइज हो रहा होगा तब उस समय जो पहला लिक्विड है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो वेपोराइज नहीं होगा। तो यहाँ जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट पहुँचेगा एसीटोन का और एसीटोन वेपोराइज होने लगेगा। एसीटोन के वेपर्स ऊपर उठेंगे पर यहाँ तो कॉर्क लगा हुआ है, वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर इन वेपर्स को निकलने के लिए रास्ता मिलेगा इस पाइप की तरफ से और इसी पाइप से होते हुए एसीटोन का वेपर आगे बढ़ेगा। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ इस पाइप के ऊपर क्या लगा हुआ है जी, वाटर कंडेंसर लगा हुआ है। इस वाटर कंडेंसर में यहाँ से नीचे से कोल्ड वाटर जा रहा है। ये जो कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर इसके अंदर डाला जा रहा है, वो कोल्ड वाटर क्या करेगा, इस पाइप से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और पाइप के अंदर क्या है जी, एसीटोन वेपर है ना। तो एसीटोन वेपर का हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके ये वाटर हॉट कोल्ड से हॉट हो जाएगा और फिर वो हॉट वाटर इधर से आउट हो जाएगा। जब एसीटोन वेपर का हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा, वाटर के द्वारा, कोल्ड वाटर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, तो वो कूल हो जाएगा। कूल होकर के कंडेंस होकर के एक बार फिर से वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ से इस पाइप को ओपनिंग से लिक्विड एसीटोन टपकने लगेगा इस बीकर के अंदर और इस बीकर के अंदर लिक्विड एसीटोन कलेक्ट होने लगेगा। एक स्टेज आएगा जब यहाँ से लिक्विड एसीटोन का टपकना बंद हो जाएगा। इसका अर्थ है कि इस मिक्सचर में जितना भी एसीटोन था सब अलग हो चुका है। इस बीकर में एसीटोन कलेक्ट हो गया रहेगा और ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसमें वाटर बच गया रहेगा। तो इस तरीके से दोनों ही लिक्विड बिल्कुल सेपरेट हो गए, वाटर अलग हो गया, एसीटोन अलग हो गया। लेकिन
यहां पर हमने देखा कि सिर्फ 2 मिसिबल लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व होकर के मिक्सचर तैयार किए हैं। अगर 2 से अधिक मिसिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गए, आपस में डिसॉल्व हो गए और तब एक मिक्सचर तैयार कर लिया, ऐसे सिचुएशन में उन सभी जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उनको हम लोग कैसे एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, कैसे उनको हम अलग करेंगे। उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज वहां करते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिसिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स होकर के डिसॉल्व होकर के मिक्सचर तैयार करी हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर मोर देन 2 मिसिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स होकर के डिसॉल्व होकर के एक मिक्सचर बनाई हुई है, वहां पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और यहां पर ये जो मोर देन 2 मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन सभी के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो लेस देन 25 केल्विन होता है। ऐसे लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं पेट्रोलियम। जमीन के नीचे से जो पेट्रोलियम निकलता है वो ऐसा ही एक मिक्सचर है जो जिसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स डिसॉल्व हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिसॉल्व हैं और उन सभी को सेपरेट आउट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। उसके लिए बड़े बड़े रिफाइनरीज बनाए गए हैं। उन रिफाइनरी प्लांट्स में उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके और उस पेट्रोलियम के सभी प्रोडक्ट्स को अलग निकाला जाता है। उसमें से एलपीजी निकलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। तो यहाँ पर लैब में छोटा सा एग्जांपल लिया गया है, छोटा सा सेटअप बनाया गया है। ये कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है, रिफाइनरी नहीं है, तो हमारे बुक में सिंपल इसका सेटअप दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो सेटअप है, जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, वो बिल्कुल सिमिलर है डिस्टिलेशन की तरह। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक स्टैंड है, उस स्टैंड में क्लैंप है, स्टोव लिया गया है और डिस्टिलेशन फ्लास्क इसमें भी लिया गया है। और डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो चीज़ इसके अंदर आई है वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कुछ भी नहीं होता है, ये दरअसल एक ट्यूब होता है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है जिसके अंदर ग्लास बीड्स रखी गई रहती हैं। ये देख सकते हैं ग्लास का ही बना हुआ ये ट्रांसपेरेंट एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर ये बीड्स रखे गए हैं। ग्लास के ये बीड्स हैं। ग्लास के बीड्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं वेपर को कूल डाउन होने के लिए, कंडेंस होने के लिए। तो एक ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि स्टोव के ऊपर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क का कॉर्क है। ये कॉर्क में जो छेद है उसी में टाइटली इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को सेटअप किया गया है। फिर यहाँ पर भी एक कॉर्क लगा हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में और इस कॉर्क में भी छेद है और उसमें टाइटली वही थर्मोमीटर एक फिक्सअप किया गया है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को इस स्टैंड के इस क्लैंप की मदद से होल्ड करके रखा गया है। अब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, हमने डिस्टिलेशन में देखा था कि ये जो पाइप निकल रही थी वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में से निकल रही थी। यहाँ पर जो पाइप है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में से नहीं निकल करके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पाइप निकल रही है और उसका जहाँ पर ये दूसरा ओपनिंग है उसी के ठीक नीचे एक कोई भी कंटेनर रखते हैं, बीकर हो सकता है या कोई भी कंटेनर हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक बीकर रखा हुआ है। फिर इसी पाइप के ऊपर वाटर कंडेंसर लगा हुआ था डिस्टिलेशन में भी, यहाँ भी वाटर कंडेंसर लगा हुआ है। यहाँ से कोल्ड वाटर इन होगा और यहाँ से हॉट वाटर आउट होगा। इसको भी होल्ड अप करने के लिए यहाँ पर क्लैंप लगाया जाता है। तो देखा
कि ऑलमोस्ट डिस्टिलेशन का जो सेटअप था, ऑपरेटर सेटअप था, वैसा ही ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी ऑपरेटर सेटअप है। डिफरेंस सिर्फ एक इसका है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, जो कि उसमें नहीं था, इसमें है। अब हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल देते हैं और फिर स्टोव को बर्न करते हैं, स्टोव को जलाते हैं, उससे हीट एनर्जी क्रिएट होती है। धीरे धीरे उस हीट की वजह से हीट ट्रांसफर होता है फ्लास्क को, डिस्टिलेशन फ्लास्क और डिस्टिलेशन फ्लास्क से उस मिक्सचर को, और मिक्सचर का टेम्परेचर राइज होने लगता है, वो हीटअप होने लगता है। एक स्टेज आता है जब इसमें से कोई एक जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है और उस बॉइलिंग पॉइंट पर वो वाला लिक्विड वेपोराइज होने लगता है। उस लिक्विड के वेपर्स यहाँ से ऊपर उठने लगते हैं फ्लास्क में और फिर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाते हैं, है ना। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर यहाँ पर बीड्स लगे थे, ग्लास बीड्स। ये क्या करते हैं, मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए जी, वेपर्स को कूल होने के लिए और कंडेंस होने के लिए। तो यहाँ करके वेपर सब कूल और कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और फिर ऊपर तो निकलने का उनके पास रास्ता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉर्क लगा हुआ है। तो फिर ये इंटर होते हैं इस पाइप के अंदर और जब इस पाइप के अंदर आते हैं तो यहाँ भी वाटर कंडेंसर लगा हुआ है। कुछ हद तक ये उनको कंडेंस कर देते हैं ग्लास बेड्स और बाकी का जो कंडेंसिंग है ये वाटर कंडेंसर करके उस लिक्विड के वेपर को टोटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है और वही लिक्विड स्टेट में वो लिक्विड आकर के यहाँ टपकता है, इस कंटेनर में कलेक्ट होता है। एक स्टेज आता है जब यहाँ से लिक्विड टपकना बंद हो जाता है। इसका अर्थ है कि जो वो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है। फिर इस कंटेनर को यहाँ से हम हटा देते हैं, इसमें एक लिक्विड हमारी सेपरेट हो चुकी है। दूसरा कंटेनर यहाँ पर लगाते हैं और फिर हम हीट को कंटिन्यू करते हैं, हीट बढ़ाते हैं। देखेंगे कि धीरे धीरे फिर से इसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा। अभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ था, अब फिर टेम्परेचर राइज होगा। आपको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कि जब एक कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है तो स्टेट चेंजिंग के दौरान जब तक स्टेट चेंज होने का प्रोसेस चल रहा होता है तब तक टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। और ये भी सवाल पूछा गया था कि जब हम हीट कर रहे हैं तो वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है, तो जवाब भी आपको समझाया गया था कि वो जो हीट एनर्जी है उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में खर्च हो रही है, उसके स्टेट को कन्वर्ट करने में खर्च हो रही है। इसीलिए सिस्टम का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो वो प्रोसेस सेकेंड हो गया, अब तो टेम्परेचर राइज होगा। फिर देखेंगे धीरे धीरे एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचा है जिस टेम्परेचर पर फिर इधर से कोई एक लिक्विड दूसरे कंटेनर में टपक रहा है। यानी कि ये हुआ कि अब हीट एनर्जी उतनी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट जो दूसरा लिक्विड है पहले लिक्विड से जिसका थोड़ा सा अधिक बॉइलिंग पॉइंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वो वेपोराइज हो रहा है, उसके वेपर्स ऊपर जा रहे हैं। कुछ हद तक कंडेंसिंग उनकी यहाँ पर हो रही है ग्लास बीड्स की मदद से, फिर उस आगे इधर बढ़ रहे हैं तो वाटर कंडेंसर की मदद से उनकी पूरी की पूरी कंडेंसिंग हो जाती है और फिर वो दूसरा लिक्विड भी अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है वेपर स्टेट से और वो टपक करके इस दूसरे कंटेनर में कलेक्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक स्टेज आता है जब यहाँ से लिक्विड टपकना बंद हो गया यानी कि दूसरा लिक्विड भी बाहर हो गया है। फिर इस कंटेनर को हटा करके तीसरा कंटेनर लगाते हैं और हीटिंग कंटिन्यू करते हैं। फिर टेम्परेचराइज करना रहता है और ये प्रोसेस रिपीटेडली तब तक चलता रहता है जब तक कि इसमें जितने भी लिक्विड्स हैं सब सेपरेट नहीं हो जाते। अगर यहाँ पर पेट्रोलियम लिया जाता तो सबसे पहले एलपीजी आता, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, इस तरह से वो धीरे धीरे करके आउट होते हैं। तो यहाँ पर यही प्रोसेस होता है। ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब हम देखते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से, हवा में से हम अलग अलग गैसेस को कैसे अलग कर सकते हैं। हमने पढ़ा है, आप पता है हमको भी आपको भी सबको कि एयर जो है वो मेनी गैसेस का एक मिक्सचर होता है। एयर क्या होता है, मेनी गैसेस का एक
मिक्सचर होता है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रिमेनिंग जो बच गया 0.97% वो अदर गैसेस होती हैं, जैसे कि आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे कंटेंट्स उसमें शामिल होते हैं। तो एयर के इन सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, एयर तो मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर है, और उनके सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो सेटअप है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर के लिए पूरा का पूरा सेटअप है। अब हम समझते हैं इस सेटअप में कि एयर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है और इसी फिल्टर के माध्यम से एयर इन होता है इस सेटअप के अंदर। ये फिल्टर क्या करता है, एयर के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, सॉइल डस्ट, सैंड डस्ट, सीमेंट डस्ट, स्टोन डस्ट, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, लेड पार्टिकल्स, अदर एसपीएम, ये जो भी मोटे मोटे ये जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं, वो सब के सब इस फिल्टर की मदद से फिल्टर आउट हो जाते हैं और फिर बिना किसी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के ही जो एयर बचता है वो वाला एयर, यानी कि आप कह सकते हो वो एयर प्योर है, वो वाला एयर अब इन करता है सिस्टम के अंदर। जब वो एयर यहाँ पहुँचता है इस कंप्रेसर के अंदर, ये पूरा एक कंप्रेसर सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर वो एयर इन करता है, तो हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है, काम करना शुरू होता है, तो आप देख रहे हैं 2 पिस्टन लगे हुए, एक पिस्टन इधर है और एक पिस्टन इधर है, और ये दोनों के दोनों पिस्टन एक दूसरे के नज़दीक आने लगता है, यानी कि ये पिस्टन इधर बढ़ने लगता है, ये पिस्टन इधर बढ़ने लगता है। नतीजा इन दोनों पिस्टन्स के बीच में जो एयर है वो एयर कंप्रेस होने लगता है। क्या होने लगता है वो एयर कंप्रेस होने लगता है, यानी कि एयर का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, हाई प्रेशर में वो एयर आ जाता है। जब एयर कंप्रेस हो रहा होता है तब एयर के पार्टिकल्स के बीच में, है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, उनके बीच का जो स्पेस है वो डिक्रीज होता है, और एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। उस कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होती है, और वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो एयर आया हुआ था उसका टेम्परेचर राइज होने लगता है, यानी कि अब वो नॉर्मल एयर, या क्यों कह सकते हैं कि कूल एयर हॉट एयर में कन्वर्ट होने लगता है, वो भी अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर जो हॉट एयर है वो इस पाइपलाइन से ऊपर की तरफ उठता है, और जब यहाँ आता है तो वो इस सिस्टम में इन करता है, ये सिस्टम में। ये सिस्टम है कंडेंसर सिस्टम है। इस कंडेंसर सिस्टम के अंदर वो इन करता है। इस कंडेंसर सिस्टम के अंदर क्या लगा हुआ है जी, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है, और फिर एक पाइप है जो इस कंटेनर के अंदर से पास कर रही है। यहाँ से देखिए पाइप आई है ना, बिल्कुल स्ट्रेट आई है, लेकिन इस कंडेंसर सिस्टम के अंदर जाते ही वो क्वाइल अप हो गई है। पाइप जो है वो क्वाइल अप हो गई है। पाइप की क्वाइलिंग इसलिए की जाती है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पाइप समा जाए, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पाइप समा जाए, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसका एक ही मोटिव होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया ऑब्टेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर इस पाइप में क्या होता है, यहाँ से नीचे की तरफ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर पंप किया जाता है। पंप लगा होता है, उस पंप की मदद से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, है ना, इधर से पंप किया जाता है ऊपर की तरफ, और ये जो ऊपर वाला, उसी पाइप का जो ऊपर वाला आउटलेट है, इधर की तरफ से वो वाटर आउट होता है। जब इधर से वाटर आउट होता है तो हॉट वाटर आउट होता है, जबकि यहाँ से पंप हमने क्या किया था, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर किया था।
अब देख समझिए कि इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब हॉट एयर इसके अंदर इन हुआ, इस कंडेंसर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, तो ये जो कंडेंसर लगा हुआ है, ये कॉइल जो है कंडेंसर है, जिस कॉइल के अंदर से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर पंप अप हो रही है, वो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इस हॉट एयर के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, खुद हॉट हो जाती है, वाटर हॉट हो जाता है, और वो हॉट वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ आउट हो जाता है, और इसके अंदर जो हॉट एयर था वो अब हॉट एयर नहीं कोल्ड एयर बन जाता है। बट यहाँ तो आपने देखा था उसको प्रेशराइज किया गया था, कंप्रेस किया गया था, तो यहाँ से हमको मिला था हॉट कंप्रेस्ड एयर। अब यहाँ आकर के हो गया हॉट कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन गया। हॉट कंप्रेस्ड एयर क्या बन गया जी? कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन गया, और वही कोल्ड कंप्रेस्ड एयर अब इस आउटलेट से बाहर निकलता। तो और कहीं जगह तो निकलने के लिए है ही नहीं, जो जगह है सो यही है, तो यहाँ से ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर ऐसे बाहर निकलता है। ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर पहुंचता है सेपरेटर में, इसको बोलते हैं सेपरेटर। अब जब वो सेपरेटर में पहुंचता है तो इसमें से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इधर सेपरेट आउट होता है। ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने सॉलिड स्टेट में पहुंच चुका होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो यहाँ से ड्राई आइस निकल जाता है बाहर, और उसको हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि एयर में जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड था वो ड्राई आइस के फॉर्म में हमको यहाँ पर मिल गया, एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया। बाकी जो कंपोनेंट हैं उसी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में भी हैं। वो कंप्रेस्ड कोल्ड एयर जो है वो यहाँ नीचे आता है। यहाँ बना हुआ एक्सपेंशन जेट, यानी कि आप देख सकते हैं पाइप आकर के यहाँ पर आकर के पाइप का जो ओपनिंग है वो बहुत ही नैरो हो गया है, पतला बना दिया गया है। लेकिन जिस कंटेनर के अंदर उसको पैक किया गया है वो कंटेनर वाइड है, ज़्यादा स्पेस है। यानी कि यहाँ से जो कंप्रेस्ड कोल्ड एयर निकलते हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, इसलिए इसको एक्सपेंशन जेट कहते हैं। जब यहाँ से वो एक्सपेंड अप होता है और आगे आता है तो वो सेपरेट होता है। जो लाइटर गैस है वो ऊपर होता है, उससे हेवियर गैस उससे नीचे, उससे हेवियर गैस उससे नीचे। तो सबसे लाइटर गैस इसमें जो है वो है नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन अपर लेयर में चला जाता है, उससे हेवियर आर्गन है उसके लोअर लेयर में होता है, और ऑक्सीजन हेवियर है वो सबसे निचले लेयर में होता है। इस आउटलेट से नाइट्रोजन आउट होता है, वो एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस आउटलेट से जो उसके नीचे वाला आउटलेट है यहाँ से आर्गन बाहर निकलता है, उसके अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो सबसे नीचे वाला आउटलेट है यहाँ से आउट होता है लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि वो हेवियर था, सबसे नीचे था, तो लिक्विड ऑक्सीजन एक अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होगा, लिक्विड ऑक्सीजन, आर्गन भी लिक्विड फॉर्म में, नाइट्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में आएगा, है ना। पर जो डेंसिटी है ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, तभी वो लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में है। उससे थोड़ी सी डेंसिटी कम आर्गन की होगी, और सबसे कम डेंसिटी जो है नाइट्रोजन को की, क्योंकि बहुत ही लाइटर गैस है। तो ये हमने देखा कि इस सिस्टम के जरिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के फॉर्म में, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सेपरेट हुआ। यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर आर्गन और यहाँ पर नाइट्रोजन। तो एयर के ये सारे कंपोनेंट 78% नाइट्रोजन सेपरेट हो गया, 21% ऑक्सीजन भी सेपरेट हो गया, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ सेपरेट हो गया। बाकी जो बच गया था 0.97% उसमें आर्गन था, वो सेपरेट हुआ। इसी तरह से अदर जो भी उसमें है, हीलियम है या नियॉन है, जो भी है, वो सब भी इसी प्रोसेस के जरिए धीरे धीरे सेपरेट आउट किए जाएंगे। तो ये था सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एग्जाम में आपको जब भी एक्सप्लेन करना है, जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ अभी तक सेपरेशन के लिए,
डायग्राम बना करके ही, फिगर बना करके ही, वेल लेवल डायग्राम बना करके, वेल लेवल फिगर बना करके ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन आउट करना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हमको एक इम्प्योर सैंपल मिल गया कॉपर सल्फेट का, उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, है ना। उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करेंगे। यहाँ पर सेपरेशन नॉर्मल इवापोरेशन से नहीं हो पाता है ना, तो नो, उसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या है कि वही है कि वो जो कॉपर सल्फेट है उस कॉपर सल्फेट का हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और सॉल्यूशन तैयार करने के बाद इवापोरेशन प्रोसेस करेंगे। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो इवापोरेशन जब हम प्रोसेस करेंगे तो जो वाटर उसके अंदर है वो इवापोरेट हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट है वो हमारे कंटेनर में ही रह जाएगा, जिस कंटेनर में उस मिक्सचर को रख करके हमने वेपोराइजेशन के प्रोसेस करने के लिए हीटिंग हमने किया था। यहाँ पर इवापोरेशन शब्द प्रयोग करने से बेहतर होगा, बेटर वर्ड होगा वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में काफ़ी डिफरेंस है और वो डिफरेंस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। वेपोराइजेशन जो प्रोसेस है उसमें एक लिक्विड अपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, लेकिन इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड अपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वो होता है। तो यहाँ पर हम लोग तो कम टेम्परेचर पर करवाते नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट पर ही करवाते हैं क्योंकि उसको हीटअप करते हैं। इसीलिए इसके लिए इवापोरेशन वर्ड यूज करना बेटर नहीं होगा, इसके लिए बेटर वर्ड यूज होगा वेपोराइजेशन। तो जो वेपोराइजेशन की मदद से क्या हो जाएगा कि जो उसके अंदर वाटर है वो तो वेपोराइज हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा और कंटेनर में बच जाएगा ये कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में। अब उस कॉपर सल्फेट का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जब उसके क्रिस्टल्स तैयार होंगे, दाने जो तैयार होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉपर सल्फेट के ही तैयार होंगे। जो इम्प्योरिटीज है वो कभी भी क्रिस्टल का रूप नहीं लेगी, कभी भी एक दाना का रूप नहीं लेगी, क्रिस्टल का रूप नहीं लेगी। और क्रिस्टल को छांट लीजिए, आपके पास कॉपर सल्फेट बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ गया। इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का और भी कहां का एप्लीकेशन होता है? एप्लीकेशन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से जो हम नमक बनाते हैं उसमें भी प्यूरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, यानी कि समुद्र के पानी को भी हम वेपोराइजेशन करा करके ही या फिर इवापोरेशन करा करके ही उसमें जो वाटर कंटेंट है उस वाटर कंटेंट को हटाते हैं, यानी कि वाटर तो अलग हो गया, अब जो बच गया है वो सॉल्ट बच गया और उसके साथ इम्प्योरिटीज बच गई है सॉल्ट फॉर्म में। अब जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो उसके अंदर जो सॉल्ट है वो तो क्रिस्टल का फॉर्म लेगा, बाकी इम्प्योरिटीज क्रिस्टल का फॉर्म नहीं लेंगे और क्रिस्टल को हमें छांट लेना होता है। तो इस तरह से प्योर सॉल्ट हम लोग सी वाटर से ले पाते हैं। देन है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। एलम मतलब फिटकरी, फिटकरी का जो अशुद्ध सैंपल है, इम्प्योर सैंपल है, उसमें से प्योर एलम के क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शहरों में जो वाटर सप्लाई होता है ना, बड़े बड़े शहरों में, नगरों में, आजकल तो गांव देहात में भी ये वाटर सप्लाई होने लगा है। तो जो वाटर सप्लाई होता है वो कैसे होता है? आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो वाटर सप्लाई होता है वो यमुना नदी का पानी सप्लाई होता है, कहीं किसी शहर में समुद्र का पानी सप्लाई होता है, कहीं किसी शहर में किसी नदी का, कहीं किसी शहर में किसी नहर का या झील का या किसी और सोर्स का पानी सप्लाई किया जाता है। तो ये जो वाटर है, नदी में है, नहर में है, समुद्र में है, झील में है, वो तो गंदा है ना, उसमें कई तरह की गंदगी, कई तरह की इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। भला वैसा पानी कैसे लोग पी सकते हैं?
कैसे उस पानी से खाना बनाएंगे? सारे लोग तो वैसे पानी से खाना बनाकर खाकर और वैसे पानी को पी करके बीमार हो जाएंगे, लोग मरने लगेंगे बीमारी की वजह से, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। लेकिन फिर भी उनके पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका वाटर टेबल बहुत बहुत नीचे जा चुका है। अंडरग्राउंड वाटर का इतना अधिक मात्रा में कंजम्पशन हुआ है इरिगेशन के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए या इंडस्ट्रियल यूज के लिए कि उसका वाटर टेबल बहुत बहुत नीचे चला गया है। जबकि ज़्यादातर जो सरफेसेस हैं उनको कंक्रीट का बनाया गया है, कंक्रीट का बनाया जा रहा है। जैसे कि रोडवेज हैं, लोगों के बहुत सारे के जो द्वार होते हैं घर के सामने का जो जगह, वहाँ भी टाइल्स वगैरह लगा देते हैं, कंक्रीट की बना दे रहे हैं। पर अंडरग्राउंड वाटर बनता कैसे? सरफेस वाटर का ही धीरे धीरे जो सीपेज होता है धीरे धीरे सिप करते हुए रिस करके जो सरफेस वाटर नीचे जाता है वही नेचुरली फिल्टर्ड होकर के अंडरग्राउंड वाटर बनता है, जिसको हम लोग हैंड पाइप यानी कि चापाकल की मदद से या ट्यूबवेल की मदद से हम लोग बाहर निकाल करके यूज करते हैं। तो धीरे धीरे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन दूनी रात चौगुनी की दर से बढ़ता चला जा रहा है और टेक्नोलॉजी भी बहुत अधिक तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और ये टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन इंक्रीज इस सब ने मिल करके वाटर कंजम्पशन को बढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन किसका किया जाता है? अंडरग्राउंड वाटर का ही किया जाता है, जबकि उसका जो बनने का सोर्स है सरफेस वाटर ही जाता है। तो सरफेसेस को जब कंक्रीट का बना रहे हैं तो सीपेज नहीं हो पा रहा है, सीपेज कम हो रहा है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो रेट से और बहुत ही लो क्वांटिटी में अंडरग्राउंड वाटर बन रहा है, जबकि उसका कंजम्पशन उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है। नतीजा वाटर टेबल बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जो पहले बहुत ही कम गहराई पे पानी मिल जाता था, अंडरग्राउंड वाटर मिल जाता था, अब बहुत अधिक गहराई पर भी वो नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो कुछ दिन के मिल रहा है, उसके बाद वहाँ से वाटर निकलना, पानी निकलना बंद हो जा रहा है। तो फिर जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। जल तो चाहिए नहाने के लिए, खाना बनाकर खाने के लिए, पीने के लिए और भी कई तरह के काम को पूरा करने के लिए वाटर तो चाहिए। अब वाटर आएगा कहाँ से? जाहिर सी बात है, जो सरफेस वाटर है सीज में, लेक्स में या फिर कैनाल्स में, रिवर्स में, उसी वाटर को हमें यूज करना पड़ेगा। पर वो वाटर क्या है? डर्टी है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, उसमें एक से एक टॉक्सिक एजेंट्स डिजॉल्व हुए पड़े हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है खाना बनाकर खाने के लिए और पीने के लिए। तो एक उपाय है कि उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो उसके फिल्ट्रेशन के लिए जो पूरा सेटअप तैयार किया जाता है, प्लांट तैयार किया जाता है, वो इसी तरह का होता है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ लिखा भी है इस फिगर में, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। अब देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में वो वाटर है। ये रिजर्वायर पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, कैनाल हो सकता है या ओशियन हो सकता है, सी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है। तो एक रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर के अंदर वाटर है, इम्प्योर वाटर है। यहाँ से पाइपलाइन निकाल कर लेकर के आते हैं और यहाँ पर एक टैंक, बहुत बड़ा टैंक होता है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ से वाटर इस पाइप के जरिए सेडिमेंटेशन टैंक में आता है। इस सेडिमेंटेशन टैंक में जब वाटर भर जाता है तो उसके बाद यहाँ से इनलेट को बंद कर देता है कि और पानी अंदर नहीं जाए, है ना। और इसका आउटलेट भी इधर से बंद रहता है ताकि बाहर भी नहीं निकले। ये तो इसमें जब इन होने के लिए अलाउ किया जाता है तभी इस आउटलेट को बंद कर दिया जाता है। और जब ये भर गया तब इस इनलेट को भी बंद कर देता है कि ना तो इसमें सब पानी बाहर निकलेगा और ना ही और अंदर जाएगा। और फिर इसके अंदर जो पानी भर गया है इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, उसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं, बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसके अंदर मोटी मोटी जो गंदगी है वो सेटल डाउन होकर के इस बॉटम में, यानी कि इस टैंक के पेंदी में, बॉटम में आकर के बैठ जाती है, सेटल्ड हो जाती है।
इसीलिए इस टैंक का नाम रखा गया है सेडिमेंटेशन टैंक, और इस प्रोसेस को भी बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी कि सेडिमेंटेशन से बना सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहां सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ, मोटी मोटी गंदगी बैठ गई। उसके बाद अब इस आउटलेट को ओपन करते हैं, इनलेट अभी बंद ही रहता है, आउटलेट को ओपन करते हैं और फिर इस आउटलेट से इसके अंदर का जो ऊपर ऊपर का पानी है उसको इस दूसरे वाले टैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं और नीचे उस गंदगी को ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं जो सेटल डाउन हुई है ऊपर ऊपर से। यानी कि यहां पर हम कर रहे हैं डिकैंटेशन। पढ़ा है आपको सेडिमेंटेशन, यानी कि कंटेनर में पानी जब इम्प्योर वाटर आपने रख दिया है, कुछ देर के लिए डिस्टर्ब छोड़ देते, तो उसके अंदर की जो मोटी मोटी इंप्योरिटी है धीरे धीरे उस कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, वो प्रोसेस सेडिमेंटेशन का होता है। और फिर जब उसमें से ऊपर का जो वाटर है प्योर हो चुका है बहुत हद तक, क्योंकि उसमें की जो इंप्योरिटी जो नीचे सेटल हो चुकी है, तो ऊपर ऊपर से पानी को एक दूसरे कंटेनर में जब ट्रांसफर करने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिकैंटेशन। तो यहाँ पर वही डिकैंटेशन होता है। डिकैंटेशन के बाद उसमें के पानी को ट्रांसफर करके लेके आते हैं दूसरे टैंक में। दूसरे टैंक का नाम रखा जाता है लोडिंग टैंक। ये पानी इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर की गंदगी को क्लीन करके और फिर इसमें से इस रिजर्वायर से इनलेट ओपन कर देंगे, जबकि आउटलेट बंद रहेगा और फिर पानी भरेगा, है ना। फिर इसके अंदर पानी भरेगा, जब भर जाएगा तो इनलेट भी बंद कर देंगे, आउटलेट तो बंद है ही। फिर इसको कुछ देर के लिए ही छोड़ देंगे, इसमें के जो इम्प्योरिटीज है मोटी मोटी उसको सेटल डाउन होने के लिए, इनके सेडिमेंट होने के लिए। जब तक ये सेडिमेंट होगा तब तक इधर का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इधर के प्रोसेस में क्या, इस लोडिंग टैंक में जो वाटर पहुंचा हुआ है, अब इसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी इम्प्योरिटीज हैं, वो उनको हेवियर बनाने के लिए, लाइटर इम्प्योरिटीज हैं, उनको हेवियर बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एलम जैसी चीज मिक्सअप करते हैं। वो एलम क्या करता है कि छोटी छोटी लाइटर इम्प्योरिटीज के साथ मिल करके उसको हेवियर बना देता है। और जब इम्प्योरिटीज हेवी हो जाती हैं, हेवियर हो जाती है, तो इम्प्योरिटीज फिर उसी तरह धीरे धीरे सेडिमेंट होने लगती है। जैसे कि इसके अंदर की इम्प्योरिटीज सेडिमेंट हुई थी, नीचे सेटल डाउन हुई थी, तो इसके अंदर की इम्प्योरिटीज अब हेवी हो चुकी है, वो धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट हो गई और इसके बॉटम में यानी कि इस लोडिंग टैंक के पेंदी में आकर के वो इम्प्योरिटीज बैठ जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग और इस टैंक का नाम है लोडिंग टैंक। कुछ देर के बाद अब इसके भी आउटलेट को ओपन करेंगे और आउटलेट को ओपन करने के बाद ऊपर ऊपर का जो पानी है उसको डिकैंट करेंगे, यानी कि डिकैंटेशन प्रोसेस एक बार फिर से करेंगे और ऊपर ऊपर का पानी ट्रांसफर करके ले आएंगे इस वाले टैंक में, जिस टैंक का नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। अब जब ये टैंक खाली हो गया तो क्या करेंगे, आउटलेट को बंद कर देंगे। इसमें का सारा पानी तो फिल्ट्रेशन टैंक में आ चुका है जी, इसका आउटलेट को बंद कर देंगे, इनलेट को खोल देंगे और अब इसके अंदर जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर का जो अब पानी है वो इसके अंदर डिकैंट कर लेंगे। जब ये खाली हो जाएगा ये आउटलेट बंद कर देंगे, यहाँ से इनलेट खोल करके इधर से और पानी इसमें भर लेंगे और फिर इसको बंद करके इसको सेडिमेंट होने देंगे। इसमें जो पानी पहुंचे एक बार फिर से उसमें एलम जैसी चीज मिला करके यहाँ पर लोडिंग होने देंगे, लोडिंग का प्रोसेस कैरी होने देंगे और ये सारे आउटलेट्स बंद रहेंगे और इसके अंदर का प्रोसेस भी कंटिन्यू रहेगा। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर फिल्ट्रेशन टैंक बना के एक बड़ा सा टैंक है, इस टैंक के सबसे नीचे में पेंदी में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े रखे गए हैं, कोर्स ग्रेवल उनको बोलते हैं। उसके ऊपर ग्रेवल है यानी कि थोड़े छोटे टुकड़े रखे गए हैं, उसके ऊपर और छोटे टुकड़े, उसके ऊपर और छोटे टुकड़े पत्थर के सजाए जाते हैं और सबसे ऊपर सैंड आता है, मोटा सैंड, मोटा बालू का जो दाना होता है वो, और फिर उसके ऊपर फाइन सैंड, बिल्कुल महीन जो बालू होता है, सैंड होता है, रेत होता है, वो भी जाते हैं। यानी कि ये कई लेयर्स में, सबसे नीचे सबसे बड़े बड़े पत्थर, उसके ऊपर उससे छोटे छोटे पत्थर, उसके ऊपर का लेयर में और छोटे छोटे पत्थर, उसके ऊपर के लेयर में और छोटे छोटे पत्थर, उसके ऊपर के लेयर में और छोटे छोटे पत्थर, उसके ऊपर में जो कोर्स सैंड होगा, मोटा बालू होगा वो, उसके ऊपर उससे पतला बालू और सबसे ऊपरी जो परत होती है बिल्कुल महीन जो बालू होता है, रेत होता है, फाइन सैंड, उसका लेयर, यानी कि कई सारे लेयर्स इसके बिछा दिए जाते हैं। यही लेयर्स
ग्रेवल के और सैंड के लेयर्स मिल करके एक फिल्टर बना देते हैं। यही फिल्ट्रेशन प्रोसेस का काम करते हैं। अब इसके ऊपर जो यहाँ से लोडिंग टैंक में से पानी आया था, उसी फाइन सैंड के ऊपर जो खाली जगह है, उस खाली जगह में वो पानी इकट्ठा है। जब ये भर गया, यहाँ से क्या किया गया जी, इस आउटलेट को, लोडिंग टैंक आउटलेट को बंद कर दिया गया था पहले जब ये भर गया था। तो अब इसको कुछ देर के लिए फिर यहाँ पर अनडिस्टर्ब छोड़ा जा रहा है। क्या होगा, ऊपर का जो पानी है वो धीरे धीरे ये जो इतने सारे लेयर्स हमने बिछा रखे यहाँ पर ग्रेवल के और सैंड के, उसमें से रिस के सिपेज करते हुए, सिप करते हुए रिस के वो धीरे धीरे बॉटम में आएगा। तो उसके अंदर के जो इम्प्योरिटीज है वो इन सभी लेयर्स के, ग्रेवल और सैंड के लेयर्स के द्वारा फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे और बिल्कुल बॉटम में जो पानी पहुंचेगा, वाटर जो पहुंचेगा वो प्योर वाटर होगा और वहां से वो धीरे धीरे आउटलेट भी होता रहेगा, यानी कि इसका आउटलेट ओपन रहेगा, ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ से निकलता चला जाएगा और आउट होकर के वो पहुंचेगा इस वाले टैंक के अंदर। पहला टैंक, दूसरा टैंक, तीसरा टैंक और चौथा टैंक के अंदर। इसको क्लोरिनेशन टैंक कहते हैं। इस टैंक के अंदर वो पानी आकर के इकट्ठा होगा, इसका आउटलेट लेकिन बंद रहेगा, इस पानी में भरता रहेगा। जब ये भर जाएगा, है ना, फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा और फिर यहाँ से इसको इन करके इसको भरवाया जाएगा, यानी कि लोडिंग टैंक में से पानी को फिर फिल्ट्रेशन टैंक में। जब ये लोडिंग टैंक खाली हो जाएगा तो इसका आउटलेट बंद करके यहाँ से ओपन करके सेडिमेंटेशन टैंक में से डिकेंट करके वाटर को लोडिंग टैंक में लाया जाएगा। सेडिमेंटेशन टैंक खाली हो जाएगा, इसका आउटलेट बंद करके इसका इनलेट खोल देंगे और रिजर्वायर से वाटर को इसके अंदर, और फिर इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। अब क्लोरिनेशन टैंक के अंदर जो पानी आया हुआ है, इसके अंदर क्लोरीन मिक्स करेंगे, क्लोरीन गैस या क्लोरीन के पाउडर से क्लोरीन की गोलियां मिलाएंगे। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी बाकी इम्प्योरिटीज थी वो सारे के सारे इम्प्योरिटीज तो प्यूरिफाई हो चुकी है। अब हो सकता है कि इसके अंदर बैक्टीरियाज हों या अदर माइक्रोब्स हों जो बीमारी फैला सकते हैं। उन बैक्टीरियाज या अदर माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्लोरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि क्लोरीन गैस जब इसमें पास करते हैं या क्लोरीन के पाउडर से मिक्सअप करते हैं जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, या फिर क्लोरीन की गोलियां जब इसके अंदर मिला देते हैं तो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया अदर माइक्रोब्स हैं वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से इस पानी को डोमेस्टिक यूज या इंडस्ट्रियल या ऑफिशियल यूज या किसी अन्य यूज के लिए, यानी कि जहाँ पर उसका इस्तेमाल खाना बनाने और पीने के काम में आएगा, वहाँ इसको सप्लाई किया जाता है। तो ये रहा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। इस तरीके से गंदे पानी को भी साफ करके ऐसे सप्लाई किया जाता है। आप बड़े शहरों में जा करके देखेंगे कि जिस नदी का पानी सप्लाई किया जाता है उस नदी का पानी कितना गंदा, काला और बदबूदार है, लेकिन जब घरों में पानी आता है नल में, वो वैसा बदबूदार, काला, गंदा नहीं होता है। इसी प्रोसेस से उसको फिल्टर आउट करके भेजा जाता है। तो अब यहाँ पर जितने भी मैंने सेपरेशन के लिए एग्जाम्पल्स इस बुक में दिए हुए थे उस सारे हमने कवर कर लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ना है, उसको समझना है, इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करना है, उसको देन एंड देयर लर्न भी करना है, उसको याद भी करना है, गेट बाय हार्ट कर लेना है। हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन से राइज होते हैं उनको नोट करना है, फिर उनके आंसर्स भी तैयार करने हैं, और उसके बाद जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी तैयार करने हैं। ये सारी बातें मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, आप इस पर पूरी तरह से अमल ज़रूर 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 करें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रोसेस देखेंगे जिसमें केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद का जो टॉपिक्स है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए, थैंक यू।